खेजड़ी राजस्थान का राज्य वृक्ष। राजस्थान की शुष्क जलवायु के कारण यहाँ की वनस्पतियाँ पारिस्थितिकी के अनुकूल विशिष्टता लिए हुए होती हैं। प्रदेश का एक बड़ा भूभाग मरुस्थलीय होने का कारण यहाँ कम पानी में पनपने वाले पेड़ पौधे अधिक पाए जाते हैं। खेजड़ी एक ऐसा ही पेड़ है जो यहाँ बहुतायत से पाया जाता है। इस बहुउद्देशीय वृक्ष का प्रत्येक भाग किसी न किसी रूप में यहाँ के प्राणियों के लिए उपयोगी है। इसीलिए इस वृक्ष को मरु प्रदेश का कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। सूखे व अकाल जैसी विपरीत परिस्थितियों का खेजड़ी पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि ऐसी परिस्थितियों में भी यह मरु क्षेत्र के जनजीवन की रक्षा करता है। खेजड़ी के पेड़ में सूखा रोधी गुण होने के अलावा इसमें सर्दियों में पड़ने वाले पाले तथा गर्मियों के उच्च तापमान को भी सहजता से सहन कर लेने की क्षमता होती है। वनस्पति विज्ञान के लेग्यूमिनेसी फैमिली कुल के इस वृक्ष को प्रोसोपिस सिनेरेरिया के नाम से जाना जाता है। प्रदेश की शुष्क जलवायु और कठिन परिस्थितियों से सामंजस्य रखने वाले बहुउपयोगी खेजड़ी को वर्ष 1983 में राजस्थान का राज्य वृक्ष घोषित किया गया। खेजड़ी राजस्थान के अलावा पंजाब, गुजरात, कर्नाटक तथा महाराष्ट्र राज्य के शुष्क तथा अर्धशुष्क क्षेत्रों में भी पाया जाता है। भारत के विभिन्न भागों में इसे भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। दिल्ली क्षेत्र में इसे जांटी, पंजाब व हरियाणा में जांड, गुजरात में सुमरी, कर्नाटक में बनी, तमिलनाडु में बन्नी, सिंध में कजड़ी के नाम से पुकारा जाता है। वेदों एवं उपनिषदों में खेजड़ी को शमी वृक्ष के नाम से वर्णित किया गया है। दलहन कुल का होने के कारण खेजड़ी भूमि की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाता है। इसकी निरंतर झड़ती पत्तियां आसानी से जमीन में मिलकर तथा सड़ गल कर भूमि की उर्वरता को बढ़ाती हैं। इसलिए किसान वर्षा आधारित फसलों में एक विशेष घटक के रूप में इन्हें संरक्षण देते हैं। खेजड़ी का वृक्ष मई जून के महीने में भी हरा भरा रहता है। भीषण गर्मी में जब रेगिस्तान में पशुओं के लिए धूप से बचने का कोई सहारा नहीं होता, तब यह पेड़ ही उन्हें छाया देता है। जब खाने को कुछ नहीं होता है, तब यह उन्हें चारा देता है, जो लूंग कहलाता है। खेजड़ी की पत्तियों को पशु बहुत ही चाव से खाते हैं। इसके फूल को मीझर तथा फल को सांगरी कहते हैं। यह फल सूखने पर खोखा कहलाता है, जो सूखा मेवा है। सांगरी फली बहुत पौष्टिक व स्वादिष्ट होती है। स्थानीय लोग तीज त्योहार और विवाह आदि के शुभ अवसर पर सांगरी की सब्जी बनाना शुभ शकुन मानते हैं। आजकल शहरों में भी विवाह के अवसर पर अन्य सब्जियों के साथ साथ केर सांगरी की सब्जी का प्रचलन बढ़ गया है। खेजड़ी की पकी हुई सांगरियों में औसतन 8-15% प्रोटीन, 40-50% कार्बोहाइड्रेट्स, 8-15% शुगर, शर्करा, 8-12% फाइबर, रेशा, 2-3% वसा, फैट, 0.4-0.5% कैल्शियम, 0.2-0.3% आयरन, लौह तत्व तथा अन्य सूक्ष्म तत्व पाए जाते हैं, जो स्वास्थ्यवर्धक और गुणकारी है। इसकी लकड़ी मजबूत होती है, जो किसान के लिए जलाने और फर्नीचर बनाने के काम आती है। इसकी जड़ से हल बनता है। लकड़ी की मजबूती के मामले में इसका मुकाबला सागवान से किया जाता है। इसकी लकड़ी का उपयोग फर्नीचर बनाने में वर्षों पूर्व भी होता था। करीब 285 साल पहले बड़ी तादाद में खेजड़ी के पेड़ों को काटने के विरोध में मारवाड़, जोधपुर के 363 लोगों के बलिदान की कहानी भी है। खेजड़ली गांव में विश्नोई समाज के 363 लोगों ने पेड़ों को काटने से बचाने के लिए एक के बाद एक अपना बलिदान दिया। इनमें 71 महिलाएं व 292 पुरुष थे। विश्नोई समाज आज भी मानता है कि सिर साटे रुख रहे तो भी सस्तो जान, अर्थात सिर कटाकर भी यदि पेड़ की रक्षा होती है तो यह काफी सस्ती है। महारे मुर्धर रो है सांचो खेजड़लो।
राजस्थानी भाषा के प्रतिष्ठित कवि कन्हैयालाल सेठिया ने अपनी कविता में थार के रेगिस्तान में पाए जाने वाले खेजड़ी के पेड़ की उपयोगिता और महत्व का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है। कवि का कहना है कि थार के मरुस्थल में खड़ा खेजड़ी का पेड़ यहाँ के निवासियों के सुख दुख का सच्चा साथी है। यहाँ वर्षा कम होने के कारण मनुष्य ही नहीं पेड़ पौधे भी प्यासे रहते हैं। पर्याप्त पानी नहीं मिलने से प्यासा रहने तथा गर्मी में जलने के बाद भी खेजड़ी का पेड़ शरण में आने वालों को छाया प्रदान करता है। कवि ने मार्मिक शब्दों में खेजड़ी के साहस को सलाम किया है। आसोजा रात अप्या तावड़ा काचा लोही पिघड़ गया, पान फूल री बात करा के बै तो कधी जड़ बढ़ गया, सूरज बोलियो छिया न छो पान जबरो है खेजड़ लो, सरन आयम रचिया पड़ी है अब बैठे है खेजड़ लो। मरु प्रदेश में पानी की कमी तो रहती ही है और जो थोड़ा बहुत पानी मिलता है वह भी अधिकांशतः खारा होता है। कवि ने इस खारे पानी की तुलना आंसुओं से करते हुए खेजड़ी के साहस और जीवटता को जीवंत करते हुए कहा है कि आंसू पीकर जीणो सीख्यो, एक जगत में खेजड़ लो, से मिट ज्यासी अमर अवेलो, एक बगत में खेजड़ लो। मरु प्रदेश में ज्येष्ठ मास की भीषण गर्मी में पशुओं के लिए कहीं भी चारा नहीं मिलता। ऐसी विकट और विषम स्थिति में खेजड़ी का पेड़ ही है जो अपने शरीर रूपी पत्ते भूख से व्यथित होकर भटकते हुए ऊंटों को खाने के लिए सुलभ कराता है। कवि ने इसका चित्रण बड़े ही भावपूर्ण तरीके से किया है। जेठ मास में धरती धोड़ई फूस पानड़ो मिले नहीं, भूखा मरता ऊंट फिरे है, ए तकलीफा झिले नहीं, इन मौके भी उन ऊंठा ने डील परावे खेजड़ लो, अंग अंग भरावे खेजड़ लो। लोक मान्यताएं। खेजड़ी के वृक्ष के बारे में बहुत सी लोक मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। विजयादशमी के दिन शमी के वृक्ष की पूजा करने की प्रथा है। कहा जाता है कि यह श्री राम का प्रिय वृक्ष था और लंका पर आक्रमण से पहले उन्होंने शमी वृक्ष की पूजा करके उससे विजयी होने का आशीर्वाद प्राप्त किया था। शमी वृक्ष का वर्णन महाभारत काल में भी मिलता है। अपने 12 वर्ष के वनवास के बाद 1 साल के अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने अपने सभी अस्त्र शस्त्र इसी पेड़ पर छुपाए थे, जिसमें अर्जुन का धनुष गांडीव भी था। यह भी कहा जाता है कि कुरुक्षेत्र में कौरवों के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान करने से पहले भी पांडवों ने विजय प्राप्ति के लिए शमी वृक्ष की पूजा की थी। तभी से यह मान्यता है कि इस वृक्ष की पूजा करने से शक्ति और विजय प्राप्त होती है। शमी शमयते पापम शमी शत्रु विनाशिनी, अर्जुनस्य धनुर्धारी रामस्य प्रियदर्शिनी, करिष्मान यात्राया यथा कालम सुखम मया, तत् निर्विघ्न कर्तृत्वम भव श्री राम पूजिता। अर्थात शमी पापों का नाश करने वाले और दुश्मनों को परास्त करने वाले हैं। अर्जुन का धनुष धारण करने वाले श्री राम को प्रिय है। जिस तरह श्री राम ने आपकी पूजा की, हम भी करते हैं। अच्छाई की जीत में आने वाली सभी बाधाओं को दूर कर उसे सुखमय बना देते हैं। यह भी मान्यता है कि कवि कालिदास ने शमी के वृक्ष के नीचे तपस्या करके ही ज्ञान अर्जन किया था। शमी वृक्ष की लकड़ी यज्ञ की समिधा के लिए पवित्र मानी जाती है। शमी को गणेश जी का भी प्रिय वृक्ष माना जाता है और इसकी पत्तियां गणेश जी की पूजा में चढ़ाई जाती हैं। नवरात्रि में मां दुर्गा की पूजा भी शमी वृक्ष के पत्तों से करने का विधान है। ऋग्वेद के अनुसार शमी के पेड़ में आग पैदा करने की क्षमता होती है और ऋग्वेद की ही एक कथा के अनुसार आदिम काल में सबसे पहली बार पुरुओं ने शमी और पीपल की टहनियों को रगड़ कर ही अग्नि पैदा की थी।